ललित ने उसे घूरते हुए कहा, 2 साल से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे अपनी हर बात शेयर करता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे सब छुपाया। ये यहाँ आकर भी तुमने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं बताया तुमने अपने और आदित्य के रिश्ते के बारे में? क्योंकि मेरे लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब ये रिश्ता कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए। कनक ने झल्लाते हुए कहा तो ललित हंस पड़ा। गलत, तुम आज भी बहुत प्यार करती हो उनसे, शायद वो भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं। नहीं, वो नहीं प्यार करते हमसे, ना आज ना ही पहले कभी। हम ही पागल थे उनके पीछे, लेकिन अब हमें भी सबक मिल गया, हम भूल चुके हैं सब कुछ। कनक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। वो पहले ही आदित्य की बातों से बहुत अपसेट थी। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम मुझसे सगाई कर लो, मैं मान जाऊंगा कि तुम मूव ऑन कर चुकी हो। ललित ने कहा तो कनक चौंक गई। हाँ, तुम सगाई के लिए तैयार थी ना, तो अब ये सगाई हो जानी चाहिए, वो भी अंजलि की सगाई के साथ ही। वरना मैं अंजलि को सारी सच्चाई बता दूंगा, ललित ने कहा। कनक ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा तो ललित ने कहा, ऐसे लुक मत दो, अपना डिसीजन बताओ। कनक वहाँ से जाने के लिए मुड़ी, फिर पलट कर कहा, यू नो वाट, तुमसे दोस्ती करना और तुमसे मदद मांगना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ललित मुस्कुरा दिया तो कनक गुस्से से तिल मिलाकर चली गई। ललित ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। कनक कमरे में आई और गुस्से में बेड पर से सारा सामान नीचे फेंक दिया। उसे ललित पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले ही सावित्री देवी और फिर आदित्य की बातों ने उसे तकलीफ़ पहुंचाई थी। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो कनक ने जल्दी से सब ठीक किया और अपना हुलिया सुधार कर दरवाज़ा खोला। सामने अंजलि थी। कितना टाइम लगता है दरवाज़ा खोलने में? ऐसा भी क्या कर रही थी तू? अंजलि ने उसे शक की निगाहों से देखते हुए कहा। कुछ नहीं, हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, कनक ने हड़बड़ाते हुए कहा। तो अंजलि हंस पड़ी। रिलैक्स यार, आई एम जस्ट किडिंग। कनक भी अब तक थोड़ा नॉर्मल हो चुकी थी। उसने कहा, अंजलि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। अगले दिन सबके नाश्ते के बाद अंजलि ने चिल्लाते हुए कहा, सुनो सुनो सुनो, आप सबके लिए एक बड़ी न्यूज़ है मेरे पास। क्या बात है बेटा, कैसी न्यूज़ है आपके पास? अनिरुद्ध जी ने कहा, पापा पता है, मैंने और कनक ने जब हम कॉलेज में थे तब डिसाइड किया था कि हम दोनों अपनी ज़िंदगी में एक साथ ही आगे बढ़ेंगे। अब जब मेरी सगाई हो रही है तो अंजलि ने कनक को पकड़ते हुए कहा, तो क्या बेटा? दीपिका जी ने धड़कते दिल से पूछा। ओ मोम, बताती हूँ, थोड़ा तो सब्र रखिए। अंजलि ने कहा, बेटा आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। शीतल जी ने कहा। उनसे और सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मैं कहना चाहती हूँ कि अब कनक की सगाई और शादी मेरे साथ ही होगी, अंजलि ने खुशी से चहकते हुए कहा। लेकिन उसकी बात सुनते ही सबके सब सुन हो गए। कनक ने सबकी तरफ देखा, सबके चेहरे लटके हुए थे। सबको अब भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि कनक और आदित्य के बीच में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज सबकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। सबको ऐसे देखकर कनक को भी बुरा लग रहा था। उसे एहसास था कि सब उसके फैसले से दुखी हैं, लेकिन वो अंजलि की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी, और फिर ये तो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी का सवाल था। विक्रम ने माहौल को गंभीर देखा तो सबको नॉर्मल करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप लोग ऐसे क्यों चुप हो गए? कनक को बधाई तो दीजिए। सबने उसकी बात सुनी तो उन्हें अपनी स्थिति का आभास हुआ। सब लोग खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगे। लड़का कौन है? अंजना जी ने पूछा तो विक्रम ने ललित को कनक के साथ खड़ा कर दिया। सब और भी हैरान हो गए ये जानकर कि कनक ने ललित को अपना हमसफ़र चुना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस कनक, सबसे पहले आरोही ने कहा। कनक ने हल्का सा स्माइल किया। अनिरुद्ध जी ने उसके सर पर हाथ रखा और चले गए। कनक ने दीपिका जी, शीतल जी की ओर देखा। उन दोनों ने भी फीकी सी स्माइल करते हुए उसे गले लगा लिया। कनक अनुराग जी के पास आई। वो कब से खामोश बैठे उसको देख रहे थे। कनक उनके कदमों में बैठ गई और धीरे से कहा, दादू। दादू बोले, आप खुश हैं बेटे इस रिश्ते से? अनुराग जी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा। कनक ने उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, जी दादू, हम खुश हैं। फिर आपके चेहरे पर वो खुशी नज़र क्यों नहीं आ रही है बेटे, जो अपने जीवन साथी के मिलने पर होती है? अनुराग जी ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा। कनक कुछ नहीं पाई, लेकिन दादू की पार की नज़रों ने उसके दिल का हाल समझ लिया था। कॉरिडोर की रेलिंग के पास खड़ा आदित्य, जो पता नहीं कब से वहाँ खड़ा होकर नीचे का सब तमाशा देख रहा था, उसके होंठों पर भी एक दर्द भरी मुस्कान थी। आरोही मौका देखकर कनक के पास आई। उसने कहा, फाइनली तुमने सही फैसला किया है अपने लिए कनक। कनक ने उसकी तरफ देखा तो उसने एक चिढ़ाने वाली हंसी हंसते हुए कहा, एक्चुअली तुम्हें भी रियलाइज़ हो गया होगा ना कि तुम कुछ भी कर लो, आदित्य तो तुम्हें मिलने से रहा, वो सिर्फ मेरा है, मेरा ही रहेगा, क्योंकि तुम जैसी लड़की में वो चार्म और वो क्लास ही नहीं है। कनक ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप आरोही की तरफ देखती रही, फिर हंस पड़ी। तो आरोही ने उसे हैरानी से देखा। कनक ने हंसते हुए कहा, हमें तो रियलाइज़ हो गया है, अब तुम भी समझ जाओ, मिस्टर मलिक हमारे नहीं हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन वो तुम्हारे भी तो नहीं हैं। तुम क्या कहना चाहती हो?
ने गुस्से से कहा तो कनक बोली, अगर वो तुमसे प्यार करते तो तुम्हें हमारे आने से इतनी इनसिक्योरिटी नहीं रहती। हमें उनसे दूर हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए, फिर भी तुम उन्हें अपना नहीं बना पाई। तुम मान क्यों नहीं लेती कि वो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है? शायद तुम में भी वो चार्म और क्लास नहीं है। आरोही ने उसकी बात पर गुस्से में उसे थप्पड़ मारना चाहा तो कनक ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। डोंट यू डेयर, वरना कल से मेकअप पोतने के लिए तुम्हारे ये खूबसूरत हाथ सही सलामत नहीं बचेंगे। आरोही बहुत कोशिशों के बाद भी अपना हाथ नहीं छुड़ा पाई। कनक कुछ देर उसे घूरती रही, फिर झटके से उसका हाथ छोड़ा और चली गई। आरोही का गुस्से से बुरा हाल था। आदित्य अपने कमरे की बालकनी में आया तो उसकी नज़र सहसा ही नीचे गार्डन में खड़े 2 लोगों पर चली गई। उसकी आंखें सिकुड़ गई वहां का नज़ारा देखकर। नीचे कनक और ललित खड़े थे। दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। ललित ने कनक से कुछ कहा और उसके दोनों कंधे पकड़कर उसके करीब जाने की कोशिश की। उसकी हरकत पर गुस्सा होकर कनक ने उसे थप्पड़ मार दिया। ललित उसे वहां छोड़कर चला गया तो कनक घुटने के बल बैठकर रो पड़ी। कनक को रोता देखकर आदित्य का दिमाग खराब हो गया। वो बहुत देर तक उसको देखता रहा। रो लेने के बाद कनक खुद को संभालती हुई खड़ी हुई और अंदर चली आई। ऊपर जाते समय उसकी नज़र आदित्य पर पड़ी जो उसी को घूर रहा था। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। फिर कनक वहां से जाने के लिए आगे बढ़ गई, लेकिन आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। कनक चौंक गई। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मिस्टर मलिक क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमारा हाथ। आदित्य उसे एक कोने में ले आया। कनक ने गुस्से में कहा, यह क्या तमाशा है मिस्टर मलिक? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि यह क्या तमाशा है। आदित्य ने गुस्से में एक एक शब्द चबाते हुए कहा, कौन सा तमाशा? क्या किया है हमने? कनक ने नासमझी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये सगाई एंड ऑल। आदित्य ने उसे घूर कर कहा, ओह, हमने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया है तो आपको इसमें भी परेशानी हो रही है। शायद हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही होगी। कनक ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसे बिना सोचे समझे किसी के भी साथ तुम अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकती हो? आदित्य ने उसे समझाना चाहा, आपसे किसने कहा कि हमने यह फैसला बिना सोचे समझे किया है? हम एक ही गलती बार बार नहीं करते। ललित बहुत अच्छा लड़का है और सबसे बड़ी बात, हम उसको पसंद हैं। कनक ने खोए हुए स्वर में कहा, ओह, फिर तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा और रो क्यों रही थी? उसने पूछा तो कनक ने उसे हैरानी से देखा और कहा, आप हमें छुपकर देख रहे थे? आदित्य सिंह मलिक जो भी करता है खुलेआम करता है। मुझे ऐसे छुपकर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वहीं बालकनी में खड़ा था जब तुम दोनों बात कर रहे थे या फिर झगड़ रहे थे। आदित्य ने सफाई दी, हम दोनों ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे, फिर ललित से हमारा झगड़ा हो गया और हम इमोशनल हो गए। वैसे भी ये हमारा पर्सनल मैटर है। कनक ने कहा। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे सफाई क्यों दे रही है। आदित्य उसके जवाब से अब भी संतुष्ट नहीं था और उसके चेहरे की तरफ देख रहा था जैसे उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। हम इस सगाई से बहुत खुश हैं। ललित हमें समझता है, वो हमें कभी भी हर्ट नहीं करेगा, कुछ लोगों की तरह। कनक ने उसे खुद को इस तरह देखते हुए देखा तो जल्दी से कहा, क्योंकि वो जानती थी कि आदित्य से वो बहुत देर तक अपने भाव छुपा नहीं सकती। इसलिए उसने जानबूझकर ऐसी बात बोली कि उसका ध्यान उस पर से हट जाए। आदित्य उसका इशारा समझ गया। उसने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हें मेरे कंपेयर में वो लंगूर ही मिला है शादी के लिए? कनक ने उसे गुस्से में घूर कर देखा और अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, बस बहुत हो गया, लंगूर नहीं है वो। आप उसकी ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते। आदित्य ने उसकी उंगली में अपनी उंगली फंसा दी और कहा, ऐसे नहीं तो कैसे कर सकता हूँ उसकी बेइज्जती में? तुम्हारे पास कोई और अच्छा ऑप्शन हो तो बताओ अपने लंगूर की बेइज्जती करने के लिए। कनक ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, उसे लंगूर बोलने पर इतना गुस्सा कि आंखों से ही भस्म करने पर तुली हो? कनक ने गुस्से में उसे धक्का देने की कोशिश की तो आदित्य ने उसे अपने और करीब कर लिया। उसे गुस्से में लाल पीली कनक बहुत प्यारी लग रही थी। कनक को उससे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। वो जम सी गई थी। दोनों एक दूसरे में खोए थे कि अचानक से कनक को याद आया जब आदित्य ने फ़ोन पर किसी से कहा था कि वो कितनी इरिटेटिंग है। उसने गुस्से में कहा, लीव मी मिस्टर मलिक, हम किसी और की होने वाली वाइफ हैं। आपको कोई हक नहीं है हमें ऐसे छूने का, कोई हक नहीं है। उसने उसे धक्का दिया और रोते हुए वहाँ से भाग गई। आदित्य भी अचानक से होश में आया। उसे अब खुद पर गुस्सा आने लगा था कि क्यों वो कनक के इतने करीब गया, क्यों वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। तभी उसे कनक के वो लफ्ज़ याद आए, हम किसी और की होने वाली वाइफ हैं, आपको कोई हक नहीं है हमें ऐसे छूने का, कोई हक नहीं है। ये याद आते ही उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने खुद से कहा, जब मुझसे उसकी किसी और की होने की बात नहीं बर्दाश्त हो रही तो उसे किसी और का होते देख कैसे पाऊंगा? बहुत मुश्किल है अपनी मोहब्बत को किसी और के हवाले करना। उसकी आंखों में रुके आंसू अब उसके गालों पर लुढ़क आए।
अगली सुबह कनक अपने कमरे में थी। रितिका उसे ज़बरदस्ती नीचे लेकर आई। हॉल में सब मौजूद थे। कोई अपने ड्रेस देख रहा था तो कोई अपने मेकअप और हेयर स्टाइल के बारे में डिस्कशन कर रहा था। कनक वहाँ चुपचाप आकर बैठ गई। दीपिका जी ने उसे सगाई की ड्रेस ला कर दी और बोली, बेटा ये आपकी ड्रेस कल के लिए, एक बार पहन कर देख लीजिए, कोई कमी होगी तो ठीक करवा देंगे। कनक ने ड्रेस को हाथ में लिया, एक उदास सी नज़र उस पर डाली। दीपिका जी और बाकी सब भी दुखी थे, फिर भी कनक और अंजलि के लिए खुश होने का दिखावा कर रहे थे। रितिका ने सबको ऐसे देखा तो माहौल को हल्का करने के लिए बोली, आज हम सब इतने दिनों बाद साथ साथ हैं, क्यों ना पुरानी यादें ताज़ा करें। क्या करना है, विक्रम ने कहा तो रितिका बोली, अरे भाई सगाई का घर है, कुछ नाच गाना तो बनता ही है। सब लोग तैयार हो गए और टीम बनाकर खेलने लगे। कनक ने भी अपनी बारी आने पर गाया, हम दास्तां अपनी सुनाए तो सुनाए कैसे, ये दर्द दिल का जो रुला रहे हैं वो बताएं कैसे, ये कैसा रोग मिला, किससे ये गिला, कोई फरियाद यहाँ नहीं सुनता, कहाँ जाए। उसी समय आदित्य नीचे उतरा। उसने कनक का गाना सुना तो तड़प गया। उसे आज एहसास हो रहा था कि कनक को तकलीफ से बचाने के लिए उसने जो कुछ भी किया, उस सब से कनक कितनी टूट गई है। कनक की नज़र अब उस पर पड़ी तो आंखों में नमी ने जगह बना ली। कनक उसी को देखे जा रही थी, लेकिन आदित्य उसकी नज़रों का ताप नहीं सह पाया तो वहाँ से हटकर दूसरी साइड में बैठ गया। कनक ललित से नाराज़ थी, इसलिए वो उसे मनाने के लिए कब से कोशिश कर रहा था। वो कभी उसके लिए जूस लाता तो कभी चॉकलेट, लेकिन कनक थी कि उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। उसके दिमाग में तो आदित्य घूम रहा था। हार मानकर ललित ने सोचा कि वो गाना गाकर कनक को मनाएगा। अटेंशन प्लीज़, उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा तो सब उसकी तरफ देखने लगे। सबको इस तरह से देखता पाकर वो थोड़ा झेंप गया और दांत दिखाते हुए कहा, सॉरी, थोड़ा तेज़ बोल गया है ना। अंजलि ने सिर हिलाते हुए कहा, थोड़ा नहीं, बहुत तेज़ मिस्टर ललित, बहुत ज़्यादा तेज़, मेरे कान में दर्द होने लगा है। ललित ने मुंह बना लिया तो रितिका ने हंसते हुए कहा, ललित ये मजाक कर रही है, आप बोलो क्या कहना चाह रहे थे। वो क्या है ना, मैं भी अपनी फ्रेंड के लिए कुछ गाना चाहता हूँ, इसी एक्साइटमेंट में। ओके कैरी ऑन, विक्रम ने कहा तो उसने गाना शुरू किया। आदित्य भी वहीं बैठा गाना सुन रहा था। अचानक से उसने आगे का स्टेप गाना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। उसकी आवाज़ में बहुत दर्द था, ये कनक ने भी महसूस किया। गाना सुनकर विक्रम, नील, अंजलि सबकी आंखें भर आई थी। कनक की नज़र अंजलि पर पड़ी, उसकी आंखों में नमी थी। उसने पूछा तो अंजलि ने बड़ी सफाई से यह कह दिया कि आंखों में कचरा चला गया है। कनक को सब अजीब लग रहा था, जैसे कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। वो यही सोच रही थी, तभी ललित उसकी तरफ आ गया और उसके पास बैठकर गाने लगा। ललित गाने के साथ साथ अपने दोनों कानों को पकड़कर उठक बैठक करने लगा तो अंत में कनक ना चाहते हुए भी हंस पड़ी। ये देखकर आदित्य को भी सुकून मिला कि ललित सारी ज़िंदगी ऐसे ही कनक के चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। कनक को मना लेने के बाद ललित अब आदित्य की तरफ आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, क्या बात है ब्रो, क्या गाते हो तुम, एकदम किसी सिंगर की तरह। कहते कहते उसने आदित्य की तरफ देखा, वो उसे घूर रहा था। ललित ने जल्दी से उसके कंधे पर से अपना हाथ हटाया तो वो उससे नज़रें हटाकर सामने देखने लगा। ललित ने धीरे से फिर कहा, ब्रो आई मीन सर, मना लिया मैंने कनक को और सॉरी भी बोल दिया। अब तो आप खुश हो ना, बात आज की नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पूरी लाइफ उसके चेहरे की चमक और होठों पर स्माइल बनी रहे। कल जो कुछ भी हुआ ऐसा फील ना हो। आदित्य ने सामने देखते हुए कहा, डन सर, उसे रुलाकर मुझे अपना मर्डर थोड़ी ही ना करवाना है आपके हाथों। वैसे आपने बताया नहीं कि आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों है। ललित ने कहा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, अब जा सकते हो यहाँ से, आदित्य ने अपनी सर्द आवाज़ में कहा। तो ललित ने वहाँ से हटने में ही अपनी भलाई समझी। आरोही ने कहा कि बहुत हुआ गाना वाना, अब होने वाले कपल का एक डांस तो होना ही चाहिए। रितिका ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। कनक का मन नहीं था। अंजलि भी अपने भाई को और दुखी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने भी मना कर दिया, लेकिन नील के समझाने पर वो रेडी हो गई तो कनक को भी डांस करना पड़ा, लेकिन वो डांस में कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। आदित्य का भी वहाँ रहना मुश्किल हो रहा था, फिर भी किसी को शक ना हो, इसलिए वो अपना सब्र आजमाते हुए वहीं बैठा रहा। डांस करते हुए कनक की नज़र आदित्य पर पड़ी। वो बिना किसी भाव के वहाँ बैठा था। उसे ऐसे देखकर कनक ने मन में सोचा, कितने आराम से बैठे हैं, जब इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो हम क्यों इतना सोच रहे हैं। ये सोचकर अब वो डांस में इंटरेस्ट लेने लगी। आदित्य ने जब उसे ललित के साथ खुश देखा तो उसका सब्र जवाब दे गया। वो झटके से उठकर जाने को हुआ, लेकिन उसे चक्कर आ गया। उसने अपना सर पकड़ लिया। वो लड़खड़ाकर गिरता उससे पहले विक्रम और नील ने भागकर उसे थाम लिया। कनक भी सब कुछ भूलकर उसकी तरफ दौड़ पड़ी। उसने जैसे ही उसको टच किया, पता चला कि उसका शरीर जल रहा है। उसने घबराते हुए कहा, इन्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। सबने उसकी बात सुनी तो परेशान हो गए। आदित्य अपने रूम में सोया हुआ था।
कनक ने उसे चेक करके दवा दे दी थी। दीपिका जी उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ करते करते सो गई थी। कनक वहाँ आई, उसने दीपिका जी और आदित्य को ब्लैंकेट ठीक से उड़ाया और दीपिका जी के हाथ से पट्टियाँ लेकर आदित्य के सर पर रखने लगी। उसकी नज़र आदित्य के चेहरे पर थी। वो गहरी नींद में था, फिर भी बार बार बेचैनी में अपना सर इधर उधर करता। ऐसा लग रहा था कि नींद में भी कोई बात उसे परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से वो सुकून से सो भी नहीं पा रहा था। उसकी तकलीफ़ पर कनक की आंखें बरसने लगी थी। वो उससे कितनी भी नाराज़ थी, लेकिन सच तो यही था कि वो उससे आज भी बहुत प्यार करती थी। इस बात का एहसास आज उसे पूरी तरह हो चुका था कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसे चाहना नहीं छोड़ सकती, ना ही किसी और को अपनी ज़िंदगी में वो जगह दे सकती है जो आदित्य के। तभी राजेंद्र जी आए और उन्होंने कनक को वहाँ से ये कहकर भेज दिया कि वो जाकर अपनी सगाई की तैयारी करे। कनक का मन नहीं था, फिर भी उसे वहाँ से हटना पड़ा। वो बुझे मन से अपने कमरे में आ गई। अंजलि ने उसका उतरा चेहरा देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसे वजह पता थी। कनक बाथरूम में चली आई और रोने लगी। बहुत देर तक रोते रहने के बाद जब उसका दिल हल्का हो गया तो बाहर निकल कर आई। अंजलि ने उसकी लाल आंखें देखी तो सवालिया नज़रों से उसे देखा। कनक ने नजरें चुराते हुए कहा, वो आंख में कुछ चला गया है, अभी दवा डाल लेंगे तो ठीक हो जाएगा। किसको बेवकूफ़ बना रही है, मुझे या खुद को? क्योंकि इसके पीछे की वजह तो हम दोनों ही जानते हैं। अंजलि और चुप नहीं रह पाई। कनक ने कुछ नहीं कहा और मुंह फेर लिया तो अंजलि ने उसे अपनी तरफ घुमा कर कहा, 2 साल में मैं इतनी अजनबी हो गई कि अपने दिल का हाल भी मुझसे नहीं बांट सकती है तू? जो भी तेरे मन में चल रहा है कम से कम मुझसे तो शेयर कर। क्या कहें हम, क्या शेयर करें? ये कहें कि हम आज भी उन्हें पागलों की तरह प्यार करते हैं, जबकि कल हम किसी और से रिश्ता जोड़ने वाले हैं? या ये बताएं कि हम लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें अपने दिल से नहीं निकाल पाए हैं? नहीं होगा हमसे अंजलि, हम उनकी जगह किसी और को नहीं दे पाएंगे। हम नहीं कर सकते किसी और से प्यार, ना ही उनके अलावा किसी और के हो सकते हैं। कनक रो पड़ी थी। अंजलि की आंखों में भी आंसू थे। कनक ने कहा, पता है अंजलि, हमने बहुत कोशिश की उन्हें भूल जाएं, उनसे नफ़रत करें, लेकिन हमारी चाहत के आगे सारी कोशिशें बेकार हो गई। पता है तुम्हें, आज जब हमने उन्हें बीमार देखा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारा दिल बड़ी बेरहमी से मसल दिया हो, हमारी जान ही निकल गई थी। कनक ने कहा। उसके रोने में तेज़ी आ गई थी। अंजलि ने उसे गले लगा लिया और समझाने लगी, शांत हो जाओ प्लीज़, कुछ नहीं होगा भाई को, बस बुखार ही तो है। तुम एक डॉक्टर होकर इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती हो? हम ये सगाई नहीं कर सकते, ये ललित के साथ गलत होगा। हम अभी जाकर मना कर देते हैं, कनक ने उठते हुए कहा। लेकिन अंजलि ने उसे रोक लिया और बोली, कहीं नहीं जाओगी तुम? कनक ने उसे हैरानी से देखा। इस टाइम पर सगाई से मना करने पर ललित और उसके घर वालों की बहुत इंसल्ट होगी। आगे तुम्हारी मर्जी। अंजलि को आदित्य की कसम की वजह से ना चाहते हुए भी ये सब कहना पड़ा, जबकि वो खुद कनक और अपने भाई को अलग होते हुए नहीं देख सकती थी। हम क्या करें अंजलि, किसी और से रिश्ता जोड़कर हम उनको चाहने का हक भी खो देंगे। अभी कम से कम अपनी एक तरफा चाहत पर हमें नाज तो है। कनक बेबस होकर वहीं घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। तो अंजलि भी आकर उसके पास बैठ गई और उसे संभालने लगी। इधर ललित भी परेशानी में चक्कर काट रहा था। तभी वहाँ विक्रम आया। ललित ने उसे देखा तो उसकी तरफ बढ़ गया और गुस्से में कहने लगा, तुमने तो ये कहा था कि अगर मेरी वजह से कनक को परेशानी होगी तो मिस्टर मलिक कभी ये सगाई नहीं होने देंगे। हमें तो यही लगा था कि भाई कभी भी कनक को रुलाने वाले को उसकी ज़िंदगी में नहीं आने देंगे, इसीलिए तो ये प्लान बनाया था हम सब ने, विक्रम ने हताश आवाज़ में कहा। लेकिन हुआ क्या, तुम्हारे भाई ने सगाई नहीं तोड़ी। ये अलग बात है कि मेरी हड्डियाँ तोड़ने का कल उसका पूरा प्लान था, ललित ने कहा। भाई तुमसे मिले थे? विक्रम ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, कल रात मेरे रूम में आए थे और मुझे वार्निंग दी थी कि अगर मेरी वजह से कनक की आंखों में आंसू आए तो वो मुझे खून के आंसू रुलाएंगे, ललित ने सोचते हुए बताया। ओह अच्छा है, विक्रम ने हल्का सा खुश होते हुए कहा। तो ललित ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा है, यहाँ मेरी जान जाते जाते बची और तुम बोल रहे हो कि अच्छा है? तुम जानते भी हो तुम्हारा भाई गुस्से में किसी खूंखार वैम्पायर जैसा लगता है। जानता हूँ, मेरे ही भाई हैं वो। मैंने तो इसलिए कहा कि अगर भाई तुमसे इतना गुस्सा है तो वो ये सगाई कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि भाई के लिए कनक की खुशी बहुत मायने रखती है। बहुत प्यार करते हैं वो उससे, उसी की खुशी के लिए तो उससे दूर रहने को भी तैयार हैं, विक्रम ने कहा। तो अब ललित भी उसकी बात समझ गया। फिर दोनों कल के फंक्शन के बारे में बात करने लगे। आज अंजलि, नील और कनक ललित की सगाई थी। अंजलि और नील ने एक दूसरे को अंगूठियां पहना दी। अब कनक और ललित की बारी थी। सबकी नजरें बार बार आदित्य के कमरे की तरफ चली जाती। सबको उम्मीद थी कि वो ये सगाई नहीं होने देगा, लेकिन वो सुबह से अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया था। ललित ने अंजलि और विक्रम की तरफ देखा। उन दोनों के चेहरे पर मायूसी थी।
ललित उन्हें देखकर समझ गया कि अब कोई होप नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली और कनक को रिंग पहनाने लगा। उसने देखा कि कनक की उंगलियां कांप रही हैं। उसने कनक का हाथ जैसे ही पकड़ा, थोड़ा चौंक गया क्योंकि उसके हाथ बर्फ के जैसे ठंडे पड़ गए थे। उसने कनक के चेहरे की तरफ देखा जिसने अपनी आंखों को सख्ती से बंद किया था। ललित को बहुत बुरा लग रहा था उसे ऐसे देखकर। ललित, अभी रिंग पहनाओ, कनक को बाद में घूर लेना, आरोही ने तेज़ आवाज़ में कहा। तो ललित झेंप गया। उसने कनक की उंगली में रिंग डाला ही था कि एक तेज़ आवाज़ से उसका ध्यान भट गया और रिंग उसके हाथ से फिसलकर गिर गई। सब तरफ शोर मच गया। दादू बेहोश हो चुके थे। सब उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे। शोर सुनकर आदित्य भी नीचे आ गया था। उसने दादू को उठाया और सोफे पर लेटा दिया। राजेंद्र जी ने कहा, कनक, अंजलि, शायद इन्हें हार्ट अटैक आया, सीपीआर देना हुआ। कनक ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और उनको सीपीआर देने की कोशिश करने लगी। अंजलि को तो होश ही नहीं था दादू को इसी हाल में देखकर। कनक के भी हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू निकल रहे थे। राजेंद्र जी ने उसे ऐसी हालत में देखा तो उसे साइड कर खुद प्राथमिक इलाज करने लगे। कनक अंजलि के पास आई तो अंजलि उसके गले लगकर रो पड़ी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस भी आ गई। दादू को हॉस्पिटल ले जाया गया। अब तक कनक भी संभल गई थी और वो भी डॉक्टरों की टीम में शामिल हो गई थी। बाकी सब आईसीयू के बाहर वेट कर रहे थे। सब परेशान थे। अनिरुद्ध जी की नज़र आदित्य पर पड़ी। वो सबसे अलग एक जगह पर बैठा था। उसने अपना सर नीचे कर रखा था। अनिरुद्ध जी ने उससे 2 साल से बात नहीं की थी, लेकिन थे तो वो एक पिता ही। वो सारे गिले शिकवे भूलकर उसे हिम्मत देने चले गए। उन्होंने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो आदित्य ने अपनी नज़रें ऊपर की। उसकी आंखें आंसुओं को रोकने की वजह से लाल हो गई थी। अनिरुद्ध जी का दिल पिघल गया बेटे को ऐसी हालत में देखकर। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। आदित्य ने धीमी आवाज़ में कहा, पापा, दादू ठीक तो हो जाएंगे ना? अनिरुद्ध जी ने अपने बाजुओं की पकड़ उसके ऊपर कस ली। वो जानते थे कि आदित्य को अनुराग जी से बहुत अटैचमेंट है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उन्होंने उसका सर सहलाते हुए धीरे से उसे कहा, हाँ बेटा, वो ठीक हो जाएंगे। हालांकि उन्हें खुद भी अपनी बात पर यकीन नहीं था। थोड़ी देर बाद आईसीयू का दरवाज़ा खुला। राजेंद्र जी और कनक बाकी डॉक्टर्स के साथ बाहर आए। राजेंद्र, कैसे हैं पापा? क्या हुआ है उनको? अनिरुद्ध जी ने पूछा। राजेंद्र जी ने थकी हुई आवाज़ में कहा, उन्हें माइनर अटैक आया था। शायद किसी बात का स्ट्रेस ले लिया था उन्होंने। राजेंद्र, अभी कैसे हैं वो? क्या हम लोग मिल सकते हैं उनसे? इस बार दीपिका जी ने पूछा। नहीं भाभी, अभी उन्हें होश नहीं आया है। सुबह मिल लेना आप सब। अभी स्टेबल हैं वो, राजेंद्र जी ने जवाब दिया। शीतल जी ने राजेंद्र जी के चेहरे पर मायूसी और आवाज़ में तकलीफ महसूस की तो आगे बढ़कर उनके गले लग गई। राजेंद्र जी भी उनके गले लगे, सुकून को तलाशने लगे। दुख की घड़ी में उन दोनों का बिखरा रिश्ता सिमटने लगा था। कनक ने आदित्य को देखा। वो चेयर पर सर टिकाकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और हाथ सीने पर था। नील, विक्रम और अंजलि उसी के पास बैठे थे। कनक का दिल भराया उसे ऐसे देखकर। वो भी जानती थी कि आदित्य दादू से कितना प्यार करता है। वो अंजलि के पास आकर बोली, अंजलि, दादू ठीक है, सुबह तक होश आ जाएगा, उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बोल भले ही अंजलि से रही थी, लेकिन उसकी नज़र अब भी आदित्य पर ही थी। आदित्य ने उसकी बात सुनी पर आंखें नहीं खोली, लेकिन बंद आंखों से ही आंसू टपक कर उसके गाल पर आ गिरे थे। विक्रम ने देखा तो जल्दी से उन्हें साफ किया और उसके गले लग गया। सुबह 6 बजे के करीब ही दादू को होश आ गया। सब पूरी रात वहीं थे। रात में अनिरुद्ध जी के बार बार कहने पर भी कोई घर जाने को तैयार नहीं हुआ था। कनक ने नील और ललित के साथ मिलकर पूरी कोशिश की थी सबका ख्याल रखने की। दादू के बुलाने पर सब उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने सबको देखा। सबके मुरझाए चेहरे को देखकर उन्होंने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, आप लोगों ने मुंह क्यों लटकाया है? हम ठीक हैं। जब तक अपने परपोते परपोतियों का मुंह नहीं देख लेते तब तक नहीं मरने वाले। उनकी बात पूरी नहीं हो पाई। आदित्य ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, दादू प्लीज़ ऐसी बातें मत करिए। दादू ने उनका हाथ थाम लिया और कहा, अगर इतना ही प्यार करते हैं हमसे तो हमारी बात भी मान लीजिए। कौन सी बात दादू? आप कहिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। बस आप ठीक हो जाइए, आदित्य ने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। तो दादू बोले, वादा करिए हमसे। उसने दादू के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और कहा, वादा दादू, पक्का वाला। दादू मुस्कुरा उठे। उन्होंने कनक की तरफ देखा और उसे अपने पास आने का इशारा किया। कनक तुरंत उनके पास चली आई और बोली, जी दादू, कुछ चाहिए आपको? दादू ने हाँ में सर हिलाया और बोले, हाँ बेटे, हमें जो चाहिए सिर्फ आप ही दे सकती हैं। जी दादू, कहिए। कनक ने उनके पास बैठते हुए कहा। दादू ने कहा, बेटा, आप हमें अपना दादू मानती है ना? कनक ने हाँ में सर हिलाया। फिर अपने दादू की बात मानेंगी ना? दादू ने फिर से कहा, जी दादू, आप बस आदेश करिए। कनक ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। दादू ने एक हाथ में उसका हाथ और दूसरे में आदित्य का हाथ पकड़कर कहा,
बेटा हम चाहते हैं कि आप दोनों अब शादी कर लें। अनुराग जी ने जब ये कहा कि वो चाहते हैं कि कनक और आदित्य शादी कर लें तो कनक और आदित्य के साथ साथ बाकी सब भी चौंक गए। दादू आप कैसी बात? आदित्य ने अपना हाथ खींचकर कुछ कहना चाहा तो दादू ने उसका हाथ पूरी ताकत से पकड़ लिया और बोले, एक मिनट आदि, हमारी बात पूरी नहीं हुई है। आदित्य ने उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर सख्ती थी जो उनकी कमज़ोर आवाज़ में भी साफ नज़र आ रही थी। दादू ने फिर कहा, हमारी यही इच्छा है कि आप दोनों शादी करें। लेकिन दादू हम ऐसे कैसे किसी से शादी कर सकते हैं? आदित्य ने कहा, आदि से हमारी आखिरी इच्छा समझकर ही मान लीजिए। अगर आप दोनों हमें ज़रा भी मान देते होंगे तो हमारी बात ज़रूर मानेंगे। दादू ने इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहा। लेकिन पापा इतनी जल्दी इनकी शादी कैसे हो सकती है? अनिरुद्ध जी ने कहा। हाँ पापा, कनक को तो लड़का मिल गया है लेकिन आदि के लायक लड़की भी तो देखनी पड़ेगी ना। राजेंद्र जी ने बात संभालने की कोशिश की। उनकी बात सुनकर कनक के दिल में कसक सी उठी। वो कैसे अपने प्यार को किसी और के साथ देख सकती थी? उसने खुद को संभालने के लिए अपने होंठ भींच लिए थे। इधर आदित्य की मुट्ठियाँ भी बिछी हुई थी क्योंकि तकलीफ़ तो उसे भी हो रही थी। उसने भले ही कनक की ज़िंदगी में किसी और को बर्दाश्त कर लिया था लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में कनक के अलावा किसी और को जगह नहीं दे सकता था। और कनक ललित के साथ थी। सब परेशान थे। दादू ने सबको शांत करवाते हुए कहा, आप लोग शायद हमारी बात नहीं समझे। हम चाहते हैं कि आदित्य और कनक की शादी हो लेकिन अलग अलग नहीं, एक दूसरे के साथ। दादू की बात सुनकर जहां आदित्य और कनक की हैरानी की कोई सीमा ही नहीं रही, वहीं बाकी घरवालों के दिलों में सुकून उतर आया। आदित्य ने एकदम से कहा, दादू हमारी शादी कैसे हो सकती है? कनक तो किसी और के साथ इंगेज्ड है। मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसके दोबारा इनकार से कनक का दिल एक बार फिर टूट गया। दादू ने अपने सीने पर हाथ रख लिया और उनके चेहरे पर दर्द वाले भाव उभर आए। उन्होंने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, कनक की सगाई अभी हुई नहीं है जहाँ तक हम जानते हैं। ललित सिर्फ इनके दोस्त हैं, इसलिए हमारी दिली इच्छा है कि आप दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बने। लेकिन अगर उन्हें इस रिश्ते से कोई परेशानी है तो कह सकती हैं। जी दादू, मिस भारद्वाज को ललित से ही आदित्य ने जल्दी से कहा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही कनक ने धीमे से कहा, हमें मंजूर है दादू। अगर आपकी यही इच्छा है तो हम ऐसा ही करेंगे। बस आप ठीक हो जाएं। कनक ने दादू की बात मान ली क्योंकि वो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं थे, इसलिए कनक उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। आदित्य चौंक गया उसकी बात पर। उसने कनक को देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। दादू के होंठों पर तकलीफ में भी एक मुस्कान आ गई। बाकी सब भी खुश थे, बस राजेंद्र जी के चेहरे पर ही चिंता की लकीरें थी। अनिरुद्ध, आप जाकर तैयारी करवाएं। ये शादी आज ही होगी। अब हम घर अपने पोते की दुल्हन को लेकर ही जाएंगे। अनुराग जी ने कहा। शादी आज ही? अनिरुद्ध जी चौंक गए। कोई परेशानी है? अनुराग जी ने सवाल किया। अनिरुद्ध जी ने कुछ कहना चाहा लेकिन दीपिका जी ने उन्हें इशारे से कुछ भी कहने से मना कर दिया तो उन्होंने इनकार में सर हिला दिया। फिर जाकर तैयारी करवाएं, अनुराग जी ने आदेश दिया। अनिरुद्ध जी और दीपिका जी वहां से चले गए। आदित्य ने कनक की तरफ देखा। वो उससे बात करना चाहता था लेकिन जब नील ने उसे कनक की तरफ आते देखा तो अंजलि को इशारा किया और अंजलि कनक को वहां से लेकर चली गई। उसने ललित से भी बात करनी चाहिए लेकिन वो भी कहीं गायब था। दादू ने उसे वहीं सोच में खड़े देखा तो तकलीफ भरी आवाज़ में कहा, आदि बेटा, हम जानते हैं कि अभी आपको हमारी बात से दुख हो रहा है लेकिन आप हमें समझने की कोशिश करिए। हम कभी आपके लिए कोई गलत फैसला नहीं करेंगे, ना ही कनक के लिए ही कुछ गलत सोचेंगे। मैं जानता हूँ दादू, लेकिन आप भी एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश करिए। मैं शादी नहीं कर सकता, मिस भारद्वाज से ही नहीं बल्कि किसी भी लड़की से भी, उसने दादू से कह दिया। तो उन्होंने कहा, अपने दादू की आखिरी इच्छा समझ कर ही ये शादी कर लीजिए। दादू प्लीज़, आप ऐसी बातें ना करें। मैं तैयार हूँ इस शादी के लिए। आदित्य ने बहुत मुश्किल से ये लफ्ज़ बोले। कनक की मंजूरी के बाद उसके पास दादू की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। फिर आप भी जाकर तैयार हो जाइए, बाकी की बातें हम घर चल कर करेंगे, अनुराग जी ने कहा। तो आदित्य ने सहमति में अपना सर हिला दिया। राजेंद्र जी अनुराग जी के पास हॉस्पिटल में ही रुके। शीतल जी और मानसी बुआ बाकी की तैयारी करने के लिए घर चली गई। दीपिका जी और अनिरुद्ध जी ज़रूरी सामान की खरीदारी के लिए चले गए। 12 बजे के करीब आदित्य विक्रम और नील के साथ मैरिज ब्यूरो पहुंचा। वो बहुत परेशान था। जिस बात से कनक को बचाने के लिए उसने इतना सब कुछ किया, खुद को तकलीफ दी और कनक को भी दुख पहुंचाया, आज फिर वो उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया था। उसे कनक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर वो शादी के लिए तैयार नहीं होती तो उसे भी आज शादी के लिए राज़ी नहीं होना पड़ता। वो दादू की बात अभी के लिए टाल देता।
फिर एक बार दादू ठीक हो जाते तो वो उन्हें समझा लेता। अनिरुद्ध जी वहाँ मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में पहले से ही मौजूद थे। उनके साथ ही फैमिली लॉयर होने की वजह से शीतल जी भी थी। थोड़ी देर में ही दीपिका जी कनक को लेकर अंदर आई। उनके साथ अंजलि और रितिका भी थी। आदित्य ने उसकी तरफ देखा तो कुछ पल के लिए अपना सारा गुस्सा भूल गया। रेड साड़ी, गोल्ड ज्वेलरी और हल्के ब्राइडल मेकअप में कनक बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने अपनी नज़रें झुका रखी थी, चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। आदित्य उसे ही खोया हुआ देख रहा था जब विक्रम की आवाज़ पर उसकी तंद्रा टूटी। उन्हें शादी के लिए अंदर बुलाया जा रहा था। तेरी ही होने वाली है यार, बाद में घूर लेना, अभी जो ज़रूरी काम है वो कर ले, नील ने धीरे से कहा। तो आदित्य ने उसे जलती निगाहों से देखा। उसे खुद को घूरता पाकर नील ने किसी अच्छे बच्चे की तरह अपने मुंह पर उंगली रख ली और एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। कनक और आदित्य अंदर आए। कुछ फॉर्मेलिटीज़ और गवाहों के साइन के बाद दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया गया। रितिका ने दोनों की तरफ रिंग बढ़ा दी। अंजलि ने कनक का हाथ आदित्य के आगे कर दिया उसे रिंग पहनाने के लिए। कनक के ठंडे और कांपते हाथों को पकड़ा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने कुछ पल कनक के चेहरे की तरफ देखा जिसने अपनी पलकों को झुका रखा था। फिर रिंग पहना दी। रिंग पहनाने के बाद दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। उसके बाद दीपिका जी ने मंगलसूत्र और सिंदूर की डब्बी आगे बढ़ाई और कहा, ये लीजिए, मंगलसूत्र पहनाकर इनकी मांग भर दीजिए। आदित्य ने मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग भरी तो कनक ने अपनी आंखें बंद कर ली और आंसुओं की एक लकीर उसके गालों पर बन गई। ये देखकर आदित्य ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठियां भींच ली। शादी के बाद कनक ने सब बड़ों के पैर छुए तो गठबंधन के कारण आदित्य को भी झुकना पड़ा। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद सब हॉस्पिटल आ गए। दोनों को पति पत्नी के रूप में देखकर अनुराग जी का दिल खुशी से भर आया। कनक और आदित्य ने उनके पैर छुए। हम बहुत खुश हैं आप दोनों को एक दूसरे के जीवन साथी के रूप में देखकर। अब तो अगर हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं है, अनुराग जी ने उन दोनों को अपना आशीर्वाद देते हुए कहा। आदित्य ने उनकी बात सुनी तो तेज आवाज में कहा, दादू कितनी बार कहा, उसकी बात पूरी नहीं हो पाई। उसने खामोश होकर अपने हाथों की तरफ देखा जिसे कनक ने पकड़ रखा था। उसने कनक की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो उसने इशारे में उसे शांत रहने को कहा और दादू के पास बैठकर बहुत ही आराम से कहा, दादू देखिए, हमने आपकी बात मान ली, अब आपको भी हमारी बात माननी पड़ेगी। कहिए बच्चा, हम आपकी हर बात मानेंगे, अनुराग जी ने प्यार से कहा। फिर आज के बाद आप अपने मरने की बातें नहीं करेंगे। आपकी ऐसी बातों से पूरी परिवार को दुख होता है क्योंकि सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है ना। अनुराग जी उसकी बात पर मुस्कुरा उठे। कनक ने आगे कहा, और जल्दी से ठीक होकर घर आ जाइए, आपके बिना घर काटने को दौड़ता है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से कल से कोई घर भी नहीं गया, सब यहीं हैं, आप खुद ही देख लीजिए। तभी विक्रम ने हंसते हुए कहा, जी दादू, इससे पहले कि हॉस्पिटल वाले हम सबको धक्के मार कर निकालें, आप खुद ही ठीक हो जाओ, जिससे सब बिना इंसल्ट हुए घर चल सकें। सब मुस्कुराने लगे लेकिन विक्रम की हंसी ये देखकर रुक गई कि राजेंद्र जी उसी को घूरे जा रहे थे। आखिर हॉस्पिटल के मालिक तो वही थे ना। उन्हें देखकर विक्रम ने बत्ती सी दिखाई और वहाँ से बाहर चला गया। कनक अब भी दादू के पास ही बैठी थी। दादू ने कहा, बेटा अब आप घर जाइए, वहाँ शादी के बाद की जो भी रस्में होती हैं उन्हें पूरा करिए। हम आपको अपने आदि की दुल्हन के रूप में पाकर बहुत खुश हैं। देखिएगा जल्दी ही ठीक होकर घर भी आ जाएंगे। मलिक मैंशन। शीतल जी तैयारियों में लगी थी। वो मैरिज ब्यूरो से सीधा घर पर ही चली आई थी। मानसी बुआ भी नौकरों की मदद से सभी ज़रूरी काम करवा रही थी। घर में जो मेहमान रुके थे वो सब हैरान थे कि अनुराग जी को हॉस्पिटल में छोड़कर ये लोग किस चीज़ के लिए इतनी तैयारियां करवा रही हैं। सावित्री देवी और आरोही को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सावित्री देवी ने मानसी बुआ से पूछा, बहू किस बात की इतनी तैयारियां चल रही हैं? उस लड़की कनक की सगाई की तो नहीं ना? हमें तो लगा था कि वो टल गई। माँ जी, आज उसकी सगाई से बड़ा दिन है, मानसी बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। तो बताओ ना, इतना सस्पेंस क्यों बना रखा है? सबसे सावित्री देवी ने झल्लाते हुए कहा। माँ जी, वो आज मानसी बुआ ने बताना चाहा लेकिन उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही मलिक मैंशन के गेट पर दो कारों ने एंटर किया। सबका ध्यान बाहर चला गया। शीतल जी और मानसी बुआ की मुस्कान गहरी हो गई। लगता है वो लोग आ गए, शीतल जी ने कहा। तो मानसी बुआ ने घर में काम करने वाली से कहा, राधा जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ। आरोही ने सावित्री देवी से कहा। नानी, इतना खास कौन आ रहा है जिसके लिए ये लोग इतना खुश हो रही हैं? पता नहीं, हमने पूछा तो भी नहीं बताया, सावित्री देवी ने गुस्से में कहा। चलिए फिर हम ही चलकर देख लेते हैं, आरोही ने कहा और शीतल जी और मानसी बुआ के पीछे बाहर चली आई। उसके साथ ही सावित्री देवी और बाकी मेहमान भी। पता नहीं क्यों लेकिन हमें कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा है। सुबह से हमारी दाईं आँख फड़क रही है।
सावित्री देवी ने आरोही के बगल में खड़े होते हुए कहा, ओफो नानी, थोड़ी देर चुप हो जाओ ना प्लीज़। सब खुश हैं तो ज़रूर कोई खुशी की बात ही है। वैसे भी कल उस कनक की सगाई होते होते रह गई। फ़िलहाल इससे गलत मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। उस मुसीबत से पीछा छूटने वाला ही था कि उस बुढ़े को भी तभी बेहोश होना था। थोड़ी देर तक ठीक नहीं रह सकता था वो। इस घर में सब के सब मेरी खुशी के दुश्मन हैं। आरोही अपने फ़ोन में देखते हुए बड़बड़ाए जा रही थी। सावित्री देवी की कोई प्रतिक्रिया ना पाकर उसने उनकी तरफ देखा तो थोड़ी चौंक गई। सावित्री देवी बहुत ध्यान से सामने की तरफ देख रही थी। आरोही ने भी उनके देखने की दिशा में देखा तो हाथ से मोबाइल गिरने से बचा। एक कार में से अनुज जी, दीपिका जी और विक्रम आए और दूसरी कार से आगे की सीट से नील और आदित्य उतरे। आदित्य ने वाइट कुर्ता पाजामा के ऊपर रेड नेहरू जैकेट पहनी हुई थी। माथे पर तिलक लगा था। एक हाथ में उसने वरमाला पकड़ रखी थी। उसने धड़ाक से दरवाज़ा बंद किया और अंदर आने लगा। कितना हैंडसम है ना ये, मुझे तो हर बार इससे प्यार हो जाता है, कहते हुए आरोही ने सावित्री देवी की तरफ देखा। लेकिन जब उनको आदित्य को घूरता पाया तो कहा, आपको शर्म नहीं आ रही है? इस उम्र में भी लड़कों को ताड़ते? ये मत भूलिए वो मेरा प्यार है। चुप करो, हम उसे ताड़ नहीं रहे हैं बल्कि ये देख रहे हैं कि उसने वरमाला क्यों लिए हाथ में। कहीं उसने शादी तो नहीं कर ली? सावित्री देवी ने कहा तो आरोही चौंक गई। तभी दीपिका जी ने कहा, आदि रुकिए, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते हैं बेटा। अब आपको किसी को साथ लेकर चलने की आदत डालनी होगी, शीतल जी ने मुस्कुराते हुए कहा। सब उनकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करने के साथ साथ कार की तरफ भी देख रहे थे, जिसके पीछे के एक साइड का दरवाज़ा खोलकर अंजलि बाहर आई। उसने आकर दूसरी साइड का दरवाज़ा खोल दिया तो घरवालों के अलावा बाकी सब हैरानी से कार में रेड साड़ी पहनकर बैठी कनक को देखने लगे, जिसके गले में ठीक वैसी ही वरमाला थी जैसी आदित्य ने अपने हाथ में पकड़ रखी थी। आरोही को तो जैसे सदमा सा लग गया जब मानसी बुआ ने कहा, आदि बेटा आप अपनी पत्नी को साथ लेकर आइए, आप दोनों का गृह प्रवेश साथ ही होगा। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और कनक का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। दीपिका जी और शीतल जी ने उनकी साथ में आरती उतारी और दरवाजे के पास ले आई। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहने नई नवेली दुल्हन बनी कनक को देखकर जहां बाकी सब आश्चर्यचकित थे, वहीं आरोही के साथ सावित्री देवी के भी जैसे होश उड़ गए थे। शीतल जी के इशारे पर कनक ने चावल के लोटे को पैर से गिराया और कुमकुम की थाली में पैर रखकर अंदर आई। आदित्य ऊपर जाने लगा तो विक्रम और नील ने मानसी बुआ के कान में कुछ कहा। मानसी बुआ ने आदित्य को रोकते हुए कहा, रुकिए आदि, एक रस्म और बची है। कौन सी रस्म? दीपिका जी ने हैरानी से कहा तो मानसी बुआ बोली, भाभी आप बिना कितनी भुलक्कड़ हैं, अभी वो रस्म बाकी है ना जिसमें दूल्हा अपनी दुल्हन को गोद में उठाकर मंदिर तक ले जाता है। ऐसी तो कोई रस्म नहीं है, दीपिका जी ने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा तो शीतल जी ने उनके कान में कहा, रहने दीजिए ना भाभी, दीदी कुछ सोच समझ कर ही कह रही होंगी। उठाइए ना भाई, आपके सिक्स पैक एब्स की इज्जत का सवाल है, विक्रम ने कहा। तुम्हें क्या लगता है विक्रम, हमारे मिस्टर डेविल में इतनी हिम्मत है कि वो सबके सामने कनक को उठा सकें? नील ने आदित्य को चिढ़ाने की कोशिश की। मेरे भाई में हिम्मत भी है और ताकत भी। ये पहली बार थोड़े ही ना है जब वो कनक को गोद में उठाएंगे, इस बार रितिका ने कहा। तीनों आपस में ही बहस करने लगे, लेकिन जब आदित्य ने उन्हें घूरकर देखा तो वो शांत हो गए। आइए ना आदि, मानसी बुआ ने फिर कहा। आदित्य ने कनक की तरफ आकर उसे झटके से उठाया और मंदिर तक लाकर छोड़ दिया और ऊपर चला गया। कनक अचानक हुई इस हरकत से गिरते गिरते बची। मानसी बुआ ने इसके बाद घूरकर विक्रम और नील की तरफ देखा तो दोनों नजरें चुराने लगे। गलती उनकी भी नहीं थी, उन्हें तो लगा था कि आदित्य जब कनक को गोद में उठाएगा तो उसके करीब आकर अपना सारा गुस्सा भूल जाएगा और दोनों में कुछ रोमांटिक मोमेंट होंगे। अब उन्हें क्या पता था कि आदित्य महाशय ये काम भी बिना किसी रोमांटिक फीलिंग्स के गुस्से में ही करेंगे। नील ने विक्रम के कान में धीरे से कहा, मुझे क्या लगता है हमें ना एक बार इसका मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए, तभी समझ में आएगा कि ये इतना अजीब क्यों है। अब लड़के में अपनी खुद की इतनी खूबसूरत बीवी के पास जाकर भी रोमांस ना फूटे, फिर तो लानत है उसके लड़के होने पर। अरे भाई, हम लड़कों में तो दूसरे की गर्लफ्रेंड और बीवियों को भी देखकर रोमांस का सागर बहने लगता है, इमरान हाशमी वाली फीलिंग्स आ जाती है। ये बोलकर विक्रम का रिएक्शन जानने के लिए उसने उस तरफ देखा तो उसके एक्सप्रेशन ही चेंज हो गए। वहाँ विक्रम के बजाय अंजलि खड़ी थी और उसी को घूर रही थी। बेबी सुनो तो, नील ने उसे समझाना चाहा तो अंजलि ने कहा, शट अप, मुझसे बात मत करिए, जाइए दूसरे की बीवियों और गर्लफ्रेंड को देखकर इमरान हाशमी बनिए। अंजलि वहाँ से चली गई तो नील भी उसके पीछे घूमकर उसे मनाने लगा। दीपिका जी कमरे में आई। अनुज जी गुस्से में टहल रहे थे। अंजना जी को देखते ही बोले, इसीलिए, बस इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि ये शादी हो।
आपने देखी है ना दोनों की खामोशी, दोनों ही अपने जज्बात को दबाए बैठे हैं। दोनों के लिए ही ये सब आसान नहीं है, हमें उन्हें वक्त देना होगा। देखिएगा सब अच्छा होगा, दीपिका जी ने कहा। पता नहीं दीपिका, हमें बहुत घबराहट हो रही है। कहीं ऐसा ना हो जो हम सब सोच रहे हैं फिर सब खराब हो जाए। कनक पर तो हमें फिर भी भरोसा है कि वो सब कुछ संभालने की एक बार ज़रूर कोशिश करेंगी, लेकिन आदित्य की खामोशी हमें डरा रही है। पता नहीं उस दिन क्या होगा जिस दिन ये खामोशी टूटेगी, कहीं उनका गुस्सा सब बर्बाद न कर दे। अनिरुद्ध जी ने हताश होकर कहा, आप ये सब क्यों सोच रहे हैं? हम सब जानते हैं कि कनक अपने आदि से कितना प्यार करती हैं, और हमें तो ये बात भी पता है कि आदि भी उनको कहीं ना कहीं बहुत पसंद करते हैं। फिर चाहे रिश्ते से इनकार की जो भी वजह हो, आप देखिएगा उनके बीच का यही प्यार उनके रिश्ते को सुधारने में उनकी मदद करेगा। दीपिका जी ने आंखों में उम्मीद की चमक लेकर कहा तो अनिरुद्ध जी भी थोड़े शांत हो गए। हालांकि उनके मन में अभी भी उथल पुथल मची हुई थी। कनक ने मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़े। फिर शीतल जी ने उसके हाथों की छाप दीवार पर लगवाई और अंजलि से उसे अपने कमरे में लेकर जाने को कहा। आरोही और सावित्री देवी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या से क्या हो गया। बाकी रिश्तेदारों की आंखों में भी सवाल थे, इसलिए मानसी बुआ ने सबको सारी कहानी सुना दी। आरोही गुस्से में पैर पटकते हुए उस रूम में आ गई जहां वो और सावित्री देवी रुके थे। उसके पीछे ही सावित्री देवी भी आई। उन्होंने देखा कि आरोही गुस्से में उस कमरे का सारा सामान इधर उधर फेंक रही थी। उसने पूरे कमरे का कबाड़ा बना दिया था। सावित्री देवी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उनसे संभल ही नहीं रही थी। अपना गुस्सा निकालकर जब वो थक गई तो खुद ही बेड पर बैठ गई और रोने लगी। क्यों नानी, क्यों 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 हुआ ये मेरे साथ? आरोही ने चीखते हुए कहा। सावित्री देवी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या कहें। वो लड़की एक बार फिर मुझसे जीत गई। कितनी कोशिशें की थी मैंने उन्हें अलग करने की। सब ठीक हो रहा था, वो उस ललित के साथ सगाई करने जा रही थी, लेकिन उस बुढ़े ने सब खराब कर दिया। वो मर क्यों नहीं गया? आरोही ने रोते हुए कहा। सावित्री देवी ने उसे समझाने की कोशिश की। शांत हो जाओ लाडो, हम जानते हैं कि तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है। बुरा तो हमें भी बहुत लग रहा है, गुस्सा भी बहुत आ रहा है उस 2 टके की लड़की पर, जिसकी वजह से हमारा सालों पुराना सपना टूट गया। लेकिन जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। नानी, मैंने बचपन से कितनी कोशिश की इस घर के लोगों का दिल जीतने की, आदि को अपना बनाने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। और कनक, उसने कुछ ही दिनों में आखिर ये सभी कौन सा जादू कर दिया कि सब उसके दीवाने हो गए। आरोही ने कहा तो सावित्री देवी ने उसे संभालते हुए कहा, तुम नहीं जानती लाडो, इन छोटे घर की लड़कियों को बचपन से ही सबका दिल जीतने की कला घुट्टी में पिलाई जाती है, तभी तो ये इतनी चालाक होती हैं। ऐसा क्या है उस कनक में नानी, और क्या नहीं है मेरे पास? आखिर क्या कमी है मुझ में? आरोही बोली। कोई कमी नहीं है लाडो, आप खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, और सबसे बड़ी बात इतने अच्छे ख़ानदान से हैं। आपको तो आदित्य से कहीं अच्छे लड़के मिल जाएंगे। सावित्री देवी ने उसे फिर समझाने की कोशिश की और गले लगाने आगे बढ़ी। आरोही ने उनका हाथ झटक दिया और कहने लगी, नहीं, मुझे कोई और नहीं, सिर्फ आदि ही चाहिए। फिर चाहे जो भी हो, भले ही ये शादी हो गई है, लेकिन मैं उस कनक को आदि के करीब कभी नहीं आने दूंगी। अलग कर दूंगी उन दोनों को, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आदि मेरा है, सिर्फ मेरा। सावित्री देवी ने उसकी तरफ देखा। आरोही की आंखों में आदित्य के लिए बेहद जुनून और कनक के लिए बेइंतहा नफरत दिख रही थी। सावित्री देवी उसके इरादों से सिंहन उठी। कमरे में आकर कनक बेड पर आकर बैठ गई। उसने बेड के हेड पर सिर टिका लिया और आंखें मूंद ली। अंजलि भी आकर उसके सामने बैठ गई। वो बार बार कनक की तरफ देखकर उसके मन के भाव समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कनक के चेहरे पर तो कोई भाव ही नहीं थे। वो बिल्कुल शांत दिख रही थी। इसी वजह से अंजलि को बहुत बेचैनी हो रही थी और कनक की फिक्र थी। इधर आदित्य भी घर पर ना रुक कर कंपनी में चला आया था। गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, तो अपने केबिन के सारे सामान पर गुस्सा उतार डाला। तोड़फोड़ की आवाज़ पर ऑफिस में से किसी ने नील को खबर कर दी तो वो विक्रम के साथ वहां आया। उन दोनों ने उसे शांत किया। भाई, आप क्या कर रहे हैं? संभालिए खुद को। विक्रम ने उसको पकड़ते हुए कहा, आदि, तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, गुस्सा और स्ट्रेस से और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। यार शांत हो जाओ प्लीज़। नील ने कहा, अब याद आ रहा है कि मैं बीमार हूँ। उस समय क्यों नहीं समझाया दादू और उस पागल लड़की को कि मुझसे शादी ना करे? आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा। नील ने उसे चेयर पर बैठाया और उसके पास बैठकर समझाने लगा, देखो आदि, कुछ चीज़ों को किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। तुमने कोशिश की ना कनक को खुद से दूर रखने की, लेकिन उसका तुम्हारी ज़िंदगी में आना लिखा था, तो वो आ गई और तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हो गई। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। उसके दूसरी तरफ बैठकर विक्रम ने कहा, भाई, वो बात सुनी है ना आपने कि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं? आप मान क्यों नहीं लेते इस बात को कि कनक को भगवान ने आपके लिए ही बनाकर भेजा है? तभी तो ललित के साथ जुड़ने वाला रिश्ता अचानक से आपके साथ
हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। जो हो गया है उसे दिल से स्वीकार कर लें और सब कुछ महादेव पर छोड़ दें। उन्होंने ज़रूर तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, तभी तो तुम दोनों को मिलाया है उन्होंने। नील ने समझाया। उन दोनों के समझाने के बाद आदित्य का गुस्सा भी थोड़ा शांत हुआ। टू बी कंटिन्यूड।